हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डी वशिष्ठ एजुकेशन इंस्टीट्यूट। सो स्टूडेंट्स, टुडे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 6 मार्क्स क्वेश्चन। इतने दिन से जो हम चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स को पढ़ रहे थे और उसमें स्पेशली एक्सरसाइज 4.4, 4.5 से जो पढ़ा उसका आज क्लाइमेक्स बिल्कुल क्लियर होने के लिए आपके सामने आ गया है। आज हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, यानी जो एक्सरसाइज 4.6 है उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स क्या एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। आपने डिटर्मिनेंट्स को पढ़ा, समझा डिटर्मिनेंट्स क्या है, आपने मैट्रिसेस को पढ़ा और समझा कि वो क्या चीज है। लेकिन आज स्टूडेंट्स हम उन दोनों का एप्लीकेशन क्या होगा, उसका यूज क्या है हमारे लिए मैथमेटिक्स में, स्पेशली फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। तो आज हम ये चीज पढ़ने वाले हैं बच्चों। यहां क्या है एप्लीकेशन में, मैं आपको बताता हूं कि एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस क्या होगा। तो यहां हमारे लिए ये सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस को काम करेगा। क्या बाय इट वी विल सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस इन 2 और 3 वेरिएबल्स, यानी 2 वेरिएबल्स होंगे तो भी इसके हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं, और अगर 3 वेरिएबल्स होंगे तो भी हम इसकी हेल्प से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले यहां पर कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मैं 3 वेरिएबल्स लेकर के कर रहा हूं, 2 वेरिएबल्स थोड़ा और इजियर हो जाएगा। तो लेट दिस इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू d2, देन a3x b3y, 3 वेरिएबल्स नहीं हुए थे कवर, तो ये हो जाएगा c1z इज इक्वल्स टू d1, और यहां हो जाएगा c2z इज इक्वल्स टू d2, और यहां होगा स्टूडेंट्स c3z is equals to d3. तो we have 3 equations in 3 variables. देखिए a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, and these are the values of these equations d1 d2 and d3. तो करते क्या है स्टूडेंट्स, इनमें हम सबसे पहले जो ये वेरिएबल्स है ना, इनके कोफिशिएंट्स को लेकर के हम एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। हाउ, देखो लेट दिस इज मैट्रिक्स ए, और इसके अंदर क्या होगा, ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ दिस वेरिएबल्स रो वाइज, यानी इक्वेशन को हम रो वाइज लेके चलेंगे। इट इज a1 b1 c1, a2 b2 c2, और यहां से a3 b3 c3। ओके स्टूडेंट्स, और इन वेरिएबल्स के मैट्रिक्स को हम कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे, एक्स वाई एंड जेड, और इनकी वैल्यूज को मैट्रिक्स बी से डिनोट करते हैं d1 d2 d3। ओके स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे सर सेपरेट हो गए, मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि इनसे वापस ये फॉर्म हो सकता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि a इंटू बी इज इक्वल a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू b। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम दोबारा से यहीं पहुंच जाएंगे स्टूडेंट्स। अगर आप चाहो तो मैं आपको करके दिखा देता हूं। चलिए इसको करके देख ही लेते कि वास्तव में ऐसा ही होता है क्या। तो लेते हैं a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ओके, और मैट्रिक्स एक्स का वेरिएबल्स को ले लो x y z, ठीक है। और यहां बेटा b को ले लेते हैं, क्योंकि हमने क्या लिखा है ax इज इक्वल्स टू b, तो हम b को यहां ले लेते हैं। दिस इज g1, दिस इज g2, दिस इज g3, और हमने मैट्रिसेस में मल्टीप्लीकेशन पढ़ी है बच्चों। तो चलो करते हैं इसको। रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होता है, हम सबको मालूम है। तो पहले फर्स्ट रो का इस तरह से ये हो जाएगा a1x, फिर इसका इसमें b1y, देन इसमें c1z, राइट। अब सेकेंड रो को ले लो a2x b2y c2z, ऐसी थर्ड को ले लो a3x b3y एंड c3z, और सामने क्या लिखा है स्टूडेंट्स d1 d2 एंड d3।
मैट्रिक्स जब हम पढ़ते थे और इनको कंपेयर करते हैं तो आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, राइट। कंपेयर करिए जरा इनको, तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, और वहां से a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, और थर्ड हो जाएगा a3x प्लस b3y c3z इज इक्वल टू d3। तो बच्चों हम क्या देख पा रहे हैं कि जो इक्वेशंस हमारे पास थी जिनको हमें मैट्रिक्स में हमने कन्वर्ट किया, अगर वापस चाहें तो हम उसी जगह ले जा सकते हैं। मतलब हम ये समझ रहे हैं कि ये हमारा जो सिस्टम है ये वैलिड है, इसको इस तरह से ब्रेक डाउन करना, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करना है। तो चलो बच्चे इसको चेक करते हैं। हमारे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हमें देखना होगा कि क्या ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं है। अब कंसिस्टेंट आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा था बच्चों। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि वी कैन गेट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, यानी जो भी वेरिएबल्स हमारे इक्वेशन में होते हैं अगर हम उनका एटलीस्ट वन वैल्यू भी गेट कर पाते हैं तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और अगर एक भी वैल्यू एक्स या वाई या जेड की नहीं आ पाती है, मतलब एक्स वाई जेड के सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो उसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। लेकिन कैसे हम यहां पता करें कि वेदर इट इज कंसिस्टेंट और नॉट, तो उसे टेस्ट करने के लिए यहां पर हमें एक्स वाई जेड का सॉल्यूशन करके नहीं देखना बच्चों, यहां हमें सीधा सीधा देखना है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को लेने के लिए कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी यहां जो चेक करेंगे हम लोग, हम क्या देखेंगे, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं इफ द मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर, मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, देन इट इज अ कंसिस्टेंट सिस्टम, ओके। और दूसरा आता है इसके अंदर बच्चों इनकंसिस्टेंट, inconsistent system of linear equations। इसमें क्या होता है, बिल्कुल अपोज करेगा। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, इट मींस इफ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, और सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू कितना होता है 0, तो दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। अब समझने की बात यह कि ये कंसिस्टेंट ही क्यों है और ये इनकंसिस्टेंट क्यों, मतलब कैसा, इससे ऐसा रीजन क्या है स्टूडेंट्स कि डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है तो कंसिस्टेंट मान लें और डिटर्मिनेंट ए 0 है तो इनकंसिस्टेंट माने। इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि देखिए ये प्योरली मैथमेटिक्स है, इस चीज, इसमें हर चीज के पीछे रीजन होता है। ये तुक्के में नहीं है कि मेरा नाम पहले से किसी ने ये रख दिया तो बस मैं इसी नाम से चलता रहूंगा, नहीं, यहां पे पूरा का पूरा कैलकुलेशन होता है, एक रीजन होता है स्टूडेंट्स। क्लियर। हाँ, एक और मैं आपसे बात कहना चाहूंगा, मैथमेटिक्स में या कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों, सबसे पहले ना रीजंस जानना जरूर शुरू कीजिए, क्योंकि होगा क्या अगर आपने रीजंस नहीं समझे तो आप किसी भी चीज को सिर्फ रट रहे हैं और वो ज्ञान आपके काम नहीं आने वाला। आपको रीजंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो मैं यहां दिखाता हूं आपको कि अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं है तो ही कंसिस्टेंट क्यों है, और डिटरमिनेंट अगर 0 है तो इनकंसिस्टेंट ही क्यों है। अब आ जाइए, एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट्स कि ए इनवर्स जो हम फाइंड आउट करते हैं, इट हैपेंस एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो बिल्कुल क्लियर हो गया यहां पे। अब क्या हो गया, इसमें अगर कंडीशन आ जाती है कि इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो होगा क्या, फिर इस केस में क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, राइट। और ए इनवर्स एडजस्ट करने का मतलब है, इसमें यूज होगा ए इनवर्स का भी हम बात करेंगे, तो इसका मतलब है जब ए इनवर्स एडजस्ट करेगा तो वी कैन सॉल्व फॉर एक्स वाई एंड जेड, यानी हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कंडीशन ये आ जाए कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ गया बच्चों, तो होगा क्या, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी
ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और जब ए इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चे, तो जो हम ये एक्स वाई जेड के अंदर ये सॉल्यूशन के लिए, एक्स वाई जेड के सॉल्यूशन के लिए इसमें जो इनवर्स यूज होगा, जब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मतलब वो नॉट डिफाइंड हो गया, तो भाई हम एक्स वाई जेड के लिए सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हो गया ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो समझ आया आपको कि डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, एंड द डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू जीरो, देन सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। यानी केवल डिटर्मिनेंट जीरो ना होने पर ही हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो फिर हम इनको सॉल्व नहीं करेंगे, और करेंगे भी नहीं, लिख देंगे बिकॉज द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, दैट्स व्हाई नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, तो देखिए यहां पर मैं अब आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूं, और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी और इसका पूरा सॉल्यूशन। चलो बच्चे, ये एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन, मैंने 2 क्वेश्चंस ले रखे हैं यहाँ पे, थर्ड और सिक्स्थ। एक्चुअली 1 से लेकर के 3 तक 2 वेरिएबल्स है, और 4, 5, 6 में 3 वेरिएबल्स के इक्वेशन से बेटा। और इसमें क्या लिखा है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनकी कंसिस्टेंसी को एग्जामिन करना है हमें। तो कैसे एग्जामिन करना है, मैंने अभी आपको बोला था डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले मैं 2x2 में यहां ले लेता हूं, तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स ए इसका फॉर्म करेंगे। तो क्या है इसमें, कोफिशिएंट्स ले लेंगे वेरिएबल्स के, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 6। और की नीड ही नहीं है अभी हमें, हम सिर्फ कंसिस्टेंसी टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ आपको मैट्रिक्स ए की नीड होती है बच्चे। तो अब हम लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट का मीनिंग हम समझते हैं, क्रॉस 2x2 के लिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 6 जा 6 माइनस 2 3 जा 6, सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब है ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देयरफॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, यानी ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट, इट मींस वी कैन नॉट सॉल्व दिस फॉर एक्स एंड वाई, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये ले लेते हैं बिल्कुल उसी केस में स्टूडेंट, 3x3 है, तो यहां भी सिर्फ मैट्रिक्स ए लेंगे हम लोग, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, यानी जो मैट्रिक्स ए होता है बेटा वो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होता है। इट इज 5 -1 4 2 3 5 5 -2 6। फिर से वही केस, हमें डिटर्मिनेंट टेस्ट करना है। 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे लाते हैं आपको मालूम है, रॉ वाइज या कॉलम वाइज एक्सपेंड कर दीजिए। तो ये और ये एलिमिनेट हुआ, 3 6 जा 18 माइनस और माइनस प्लस 5 2 जा 10। एक फॉर्मूले में माइनस होता है, दूसरा ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया। देन यहां पे माइनस आता है, बट ये पहले से माइनस है तो +1, ये और ये एलिमिनेट, 2 6 जा 12 माइनस 10, सॉरी 5 5 जा 25। देन प्लस आएगा 4, ये और ये एलिमिनेट, 2 2 जा 4 तो माइनस में आएगा, और 3 5 जा 15 ये भी माइनस में हो गया स्टूडेंट्स। 5 इंटू 28, 1 इंटू कितना होगा -13, 4 इंटू -19, कितना हो गया ये, 5 8 जा 40, 5 2 जा 140, ठीक है, -13 और वो हो गया -76, 140 -89, राइट। सब्ट्रैक्ट करिए तो कितने बचने वाला है, 1, इट्स 5, 51 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो 0 नहीं है, तो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एंड दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, यानी हम यहां से x, y और z की वैल्यू गेट कर सकते हैं, जबकि यहां से नहीं कर सकते।
चलो बच्चे, इंतजार की घड़ी बिल्कुल खत्म हो गई। ये वो कैटेगरी का क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स में बोर्ड में अपीयर होता है। 100% एक क्वेश्चन आप लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर भी चेक करोगे तो 10 के 10 ईयर्स में इस कैटेगरी का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, यानी इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर होगा। बहुत आराम से समझिए। कह रहा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ये लिखा रहेगा, या मैट्रिक्स अलजेब्रा ये लिखा जाएगा, और आपको इस तरह से सॉल्व करना है जो हम चेक करने वाले हैं स्टूडेंट्स। इसको मैंने 11th क्वेश्चन लिया है, 2x2 का नहीं लिया क्योंकि आप उसे इजीली लिखा सकते हो। 2 वेरिएबल्स वाला मैंने 3 वेरिएबल्स वाला यूज किया है, और इसके सारे क्वेश्चंस इसी मेथड से होंगे। अगर वो 2x2 है तो भी यही सिस्टम चलेगा, बस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, कैलकुलेशन यही है। यहां मैंने 3x3 का कंडीशन अप्लाई किया है, लिया है आप लोगों के लिए। इसमें एक और मैं देख रहा हूं, मैंने यही क्यों लिया क्योंकि यहां हम देख रहे हैं x गायब है इस वाली इक्वेशन से, और अगर कोई वेरिएबल गायब हो तो हमें क्या करना है, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया। बहुत आराम से समझना है बच्चों। तो सबसे पहला हमारा कंडीशन होता है मैट्रिक्स ए लेना, और आप समझ चुके हैं मैट्रिक्स ए क्या है, यानी इसके कोफिशिएंट है ना जो एक्स वाई जेड, उनके कोफिशिएंट्स वेरिएबल के एक्स वाई जेड के वेरिएबल्स, जो एक्स वाई जेड वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स का जो मैट्रिक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, ए से नाम करते हैं, एक से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स उसको हम। तो देखिए ये हो गया 2, यहां पे 1, यहां पे 1, ये 1 -2 -1, देन यहां पे देखिए x है ही नहीं तो कोफिशिएंट 0 हो गया, ये 3 हो गया और ये -5। ओके, उसके बाद हम कैपिटल X डिनोट करते हैं जो मैंने सबसे बिगिनिंग में समझाया था आज। तो यहां पे हो जाएंगे x, y एंड z, और स्टूडेंट्स यहां मैट्रिक्स बी लेते हैं हमें जो कि इन वैल्यूज को लिखता है 1, 3/2 एंड 9। तो ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम यहां डिनोट हो गया। अच्छा, ये कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा, कई बार लिखेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए सिस्टम आपको मालूम है, रॉ 1 से आप एक्सपेंड करिए, ले लीजिए 2 को, ये और ये डिलीट कर देते हैं, आपको मालूम है इट्स 10 + 3, प्लस क्यों हो गया, माइनस आता है फॉर्मूले में और माइनस ये रहा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद -1 दिस वन, ये और ये डिलीट, ये हो गया -5, बेटा 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, इसके बाद आगे +1 पे, ये और ये डिलीट हो जाता है, 1 3 = 3 और ये हो जाएगा -0। ठीक है, उसके बाद 13 2 = 26, ये +5 और ये हो गया +3, यानी इट्स 34 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये सबसे पहले टेस्टिंग होती है और डिटरमिनेंट चाहिए भी हमें तो वो भी फाइंड आउट हो जाता है। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट्स। और आपको बता दूं, इतना पोर्शन सॉल्व करने का भी आपको 1 मार्क्स मिलता है बोर्ड के अंदर। ये जो मार्किंग स्कीम होती है ना, उसमें 1 मार्क्स का सॉल्यूशन आपका फिनिश हो चुका है। इसके बाद हम लोग लेके चलते हैं इसके कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स थोड़ा सा ध्यान देना है कोफैक्टर्स को, क्योंकि एक एक मिनट थोड़ी हमें फास्ट चलना होता है, लेकिन 6 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ आप रिस्क भी नहीं ले सकते और लेना भी नहीं चाहिए। तो कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। देखिए, फर्स्ट 3 कोफैक्टर्स, जैसे मैं पहले ले रहा हूं A11, आप जानते हैं कोफैक्टर्स को, प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा। ठीक है, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट खोल करके प्रीवियस वीडियोस में चेक कर लें कि कोफैक्टर्स हम कैसे लेते हैं। तो A11 यानी कि फर्स्ट 3 कोफैक्टर्स तो हमारे यही आ जाते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते समय। देखो इसमें ये रहा, पहला वाला ये है, इट इज 10 + 3 तो हो गया 13। दूसरा होता है A12 जो कि नेगेटिव आएगा बाहर से, वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इनका सम आता है इवन तो बाहर प्लस लगेगा, और अगर इनका सम आता है ऑड तो बाहर माइनस यूज होगा। तो दिस इज -5 - 0, रिजल्ट में 5 आ जाएगा। और ऐसे ही A13 ये पॉजिटिव रहेगा तो ये आपके सामने 3 - 0, दिस इज 3। यानी ब्रैकेट के अंदर जो आप देख पा रहे हैं, ब्रेसेस के अंदर जो आप देख रहे हैं, दीज आर द 3 कोफैक्टर्स A11, A12 और A13। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है, आप कॉलम वाइज ना लिखें, इनको रॉ वाइज लिखें। लिखने से वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टूडेंट्स रॉ वाइज लिखने से जो हम कई मिस्टेक्स कर जाते हैं इसको सॉल्व करने में, आगे चल के मैं बताऊंगा क्या मिस्टेक्स होती हैं, उनसे बहुत हद तक बच जाते हैं। इसलिए
कोशिश करें जब भी आप कोफैक्टर्स कर रहे हैं तो सिर्फ रॉ वाइज ही लिखें उनको, और फर्स्ट ए 1 2 3 एक बार में सिर्फ 3 लिखें, फिर दूसरे वालों के लिए सेकंड रॉ ले लें। नाउ A21 नेगेटिव आएगा। A21 का मतलब रॉ 2 और कॉलम 1 डिलीट, रॉ 2 कॉलम 1 डिलीट, तो 1 5 जा 5 माइनस में आएगा, एंड 3 1 जा 3 ये भी माइनस में आएगा, और कैलकुलेशन में 8 क्योंकि माइनस और ये बाहर माइनस तो हो जाएगा प्लस। A2 1 था, 1 5 जा एंड 3 1 जा, देन A22 ये पॉजिटिव रहेगा बाहर से, रॉ 2 कॉलम 2, नाउ 2 5 जा 10 माइनस 0, माइनस 10 माइनस 0 रिजल्ट इज माइनस 10। A23 ये बाहर से नेगेटिव रहेगा, रॉ 2 कॉलम 3, देखिए 2 3 जा 6 माइनस 0, सो माइनस 6। इसके बाद A31 बाहर से पॉजिटिव रहेगा, रॉ 3 कॉलम 1, 1 1 जा 1 माइनस में आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस में 2, माइनस 1 प्लस 2 तो रिजल्ट हो गया 1। नाउ A32 ये बाहर नेगेटिव, रॉ 3 कॉलम 2, रॉ 3 कॉलम 2 ध्यान रहे तो 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, माइनस 2 माइनस 1 रिजल्ट आ गया 3। भाई आप देख रहे थे आपने क्या, रॉ A3 और 2 यानी देखो माइनस में आ जाएगा पहले, और फिर 1 1 जा 1 प्लस में, लेकिन फॉर्मूले में माइनस होता है। देन A33 रॉ 3 कॉलम 3, तो 2 2 जा 4 एंड 1 दोनों ही माइनस में है, माइनस 4 माइनस 1 दिस इज माइनस 5। तो दीज आर द कोफैक्टर्स। इसके बाद हम लोग लेते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। जो मैट्रिक्स ए है उसका एडजॉइंट लिखना है। तो स्टूडेंट्स क्या मैंने क्यों बोला था रॉ वाइज, देखिए अब आप इसके अंदर रॉ वाइज लिखेंगे। अगर आप कॉलम में रख लेते मान लो पहले से, तो 1 2 3 काउंट करने में प्रॉब्लम होती, और कई बार हम क्या करते हैं 1 2 के बाद फोर्थ वाले को लिख देते हैं, या 1 2 3 लिखा तो दूसरी रॉ में भी फिर 3 से शुरू कर देते हैं, ये मिस्टेक्स हो जाती हैं। लेकिन रॉ वाइज होने पर जैसे एक रॉ फिनिश होगी यहां भी रॉ फिनिश हो जाएगी। देखो आप लेंगे 13, ये 5, ये 3, देखो यहां भी रॉ फिनिश और इसमें भी रॉ फिनिश। अब सेकंड पर आ गए तो यहां भी सेकंड पर आना पड़ेगा, ये आ गया 8, ये -10, वो -6, देखो ये भी रॉ फिनिश, इधर ये भी रॉ फिनिश। अब थर्ड पे आ रहे हैं तो यहां भी थर्ड से लेंगे, इट इज 1, इट इज 3, -5। इट्स ट्रांसपोज, यानी जो इसका एडजॉइंट होता है वो इस मैट्रिक्स का यानी कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो करिए ट्रांसपोज, 13 5 3 यानी कॉलम्स को रॉज बनाते हैं उसमें, सॉरी रॉज को कॉलम्स बना दो या कॉलम्स को रॉज, एक ही मतलब है। तो मैंने रॉज को कॉलम्स लिखना शुरू किया है, 8 -10 -6 1 3 और -5, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग लेते हैं इनवर्स, ए इनवर्स, और आइडेंटिटी होती है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। चलिए, तो व्हाट इज द डिटरमिनेंट वैल्यू, इट्स 34। तो ये हो जाएगा, यहां मैं ले लेता हूं इसको, यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/34 इनटू इट्स एडजॉइंट, दिस इज 13 5 3 8 -10 -6 1 3 एंड -5। ठीक है बच्चे, अभी 34 को डिवाइड मत करो, इसके बाद की कंडीशन ले लो। अब आपने पढ़ा था बिकॉज ax इक्वल्स टू b, मैंने बहुत बिगिनिंग में, इसी कॉन्सेप्ट के बिल्कुल बिगिनिंग में, इसी वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा था ax इक्वल्स टू b होता है हमारा। अच्छा, तो x का वैल्यू हो जाएगा a इनवर्स b, राइट। ऐसा कैसे हो गया, ये ट्रांसफर नहीं किया एक्चुअली में, मैं आपको बताऊंगा कि ये हुआ कैसे। चलिए यहां देख लेते हैं, हमारे पास ax इक्वल्स टू b हो गया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए इनवर्स, यानी दोनों तरफ को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा बेटा, इनकी मल्टीप्लाई तो आइडेंटिटी बन जाती है। अब आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लो, वो उसी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह हो जाता है। देखिए ये चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, तो मैंने ये स्टेप के बाद सीधा ये दिखा दिया, ये सब की नीड आपको बिल्कुल नहीं है। तो हम x इक्वल टू ए इनवर्स b पर आ गए। व्हाट इज x, x y एंड z है x, और ए इनवर्स का वैल्यू हमारे पास अभी अभी आया ही है, 13 5 3 8 -10 -6 1 3 एंड -5। ओके,
और v का वैल्यू हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है। दिस इज 1, 3/2 एंड 9। अब क्या सिस्टम बनता है, रो टू कॉलम इस तरह मल्टीप्लाई करना है इसको, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और मैं इसको कहां कर रहा हूं, मैं इसको यहां कर रहा हूं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, करिए 1/34 करें मल्टीप्लाई इस रो को इस कॉलम में, तो देखो 13 बन जा 13 प्लस 8 का करोगे इसमें तो 8 3 24/2 यानी कि 12। उसके बाद 1 कट 9 में तो 1 9 जा 9। सेकेंड को ले लो 5 बन जा 5 माइनस आएगा 10 का 30, देखिए 10 3 जा 30/2 तो माइनस में 15। उसके बाद 3 9 जा 27। अच्छा ऐसे ही आगे चलें, 3 बन जा 3 माइनस 6 है तो 6 3 जा 18/2 तो माइनस 9 और उधर 5 9 जा 45। तो इसके लिए नीचे स्पेस नहीं बच पा रहा था, तो स्टूडेंट्स इसको अब यहां से सॉल्व करते हैं। आगे देखिए इसमें क्या है 1/34 कैलकुलेशन कर लीजिए, इनको ऐड करोगे तो ये हो गया 34 और ये हो गया 17 और ये हो गया स्टूडेंट्स -51। हमें क्या करना है 34 से सबको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो देखिए ये तो 1 हो जाएगा, ये 1/2 आएगा और ये माइनस में 3/2, क्योंकि करके देख लो। और ये वैल्यूज किसकी है, एक्स वाई एंड जेड की। तो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करते हैं मैट्रिसेस में, तो x का वैल्यू आ जाएगा बेटा 1, y का वैल्यू 1/2 और z का वैल्यू हो गया -3/2। एक बात ध्यान रखना, इन वैल्यूज को क्योंकि आपने इतनी मेहनत की होती है, एक बार इक्वेशंस में पुट करके तीनों इक्वेशंस को टेस्ट कर लें, ये बता देगा क्वेश्चन कि ये राइट है या रॉन्ग है। तो ये था स्टूडेंट्स जो इतना 6 मार्क्स का इतना लेंथी क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा आप फोकस करते हैं तो आराम से क्वेश्चन 6 मार्क्स आपको दे देता है स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 सिमिलर टू 11 है, बट इसके अंदर थोड़ा सा उसने वेरिएशन पूछ लिया हम लोगों से। क्या, जैसे कि उसने मैट्रिक्स ए को पहले से दे दिया है और कहा ए इनवर्स फाइंड आउट करो और इसका यूज करते हुए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है बच्चों। जबकि हम क्वेश्चन नंबर 11 में हमने क्या किया था, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था, इसके अंदर से हमने ए बी और एक्स खुद निकाले थे, बट अब की बार वो कह रहा है कि इसको पहले मत लो, इसकी हेल्प से करो। वैसे आपको देखें ये वही चीज है, देखो इसके कोफिशिएंट्स मैच करो, 2 - 3 5 ये रहा, इसके देखो 3 2 -4 1 1 -2 1 1 -2, यानी कि इसने पहले से फाइंड आउट करके रखा हुआ है और वो कहता है कि इसकी हेल्प से ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है। चलिए तो इसको क्या करते हैं, इनवर्स तक जाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्या, डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट। तो पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेते हैं बच्चों। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप जानते हैं, रो 1 से एक्सपेंड कर लीजिए, इट विल बी 2, ये और ये चला जाएगा, ये हो जाएगा -4 और इसमें करोगे तो हो जाएगा +4, देन माइनस आता है बट प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस +3, ये और ये डिलीट कर दो, -6 +4 हो जाएगा। उसके बाद आप +5 पे आ गए, ये और ये डिलीट, तो ये होगा 3 - 2, 2 × 0 हो गया बेटा, ये 3 × -2 हो गया और ये 5 × 1 हो गया। और कैलकुलेशन कहते हैं ये -6 और +5 रिजल्ट आ गया -1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसके बाद सीधे सीधे हम लोग लेते हैं कोफैक्टर्स। तो आपको पता है कि फर्स्ट 3 कोफैक्टर्स तो यही अवेलेबल होते हैं पहले से, ये इसके अंदर हैं। तो A11 बाहर से पॉजिटिव रहेगा, -4 +4 रिजल्ट 0। A12 बाहर से नेगेटिव रहेगा, -6 +4 रिजल्ट आ गया 2। और A13 बाहर से पॉजिटिव होगा, यानी 3 - 2 रिजल्ट हो गया 1। A21 आ जाते हैं, A21 बाहर नेगेटिव रखना है, A2 यानी रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 1 डिलीट करो, 3 2 जा 6, ये तो प्लस आया और माइनस में 5, 1 बचेगा अंदर लेकिन बाहर की वजह से -1। देन A22 पॉजिटिव है, रो 2 कॉलम 2, 2 2 जा माइनस में 4 और माइनस में 5, -4 -5 -9 हो गया। और A23 बाहर नेगेटिव रहेगा,
रो 2 कॉलम 3, 2 1 जा 2 plus 3, 2 plus 3 that is -5. now A31 रो 3 कॉलम 1, 3 4 जा 12 -10 हो गया, एंड A32 नेगेटिव बाहर से, रो 3 कॉलम 2, 2 4 जा 8 और 3 5 जा 15, -8 -15 it is 23. now A33 2 2 जा 4 plus 9, 4 plus 9 this will got 13. तो हमें मिल गए स्टूडेंट्स को फैक्टर्स. इसके बाद हम लोग लेके चलते हैं इसका एडजॉइंट. सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? इन को फैक्टर्स से बने हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है. तो 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13. देखो बेनिफिट मिल रहा है ना. मैंने आपसे कहा था कोफैक्टर्स को रो वाइज लिखें तो बहुत बेनिफिट होता है, मिस्टेक मिनिमाइज हो जाती है स्टूडेंट्स. ये आपके सामने आ गया. और इट्स ट्रांसपोज. तो देखिए इसका ट्रांसपोज क्या होगा? 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 एंड 13. इट इज एडजॉइंट ऑफ ए. अब हमें चाहिए क्या है स्टूडेंट्स? हमें चाहिए इसका इनवर्स. वी वांट ए इनवर्स. दैट हैपेंस एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना है बच्चों इसका? -1. तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -1 और इसका एडजॉइंट है 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 एंड 13. और -1 से सिर्फ इतना इफेक्ट आएगा कि ये नेगेटिव हो जाएंगे, जो साइन है मतलब चेंज हो जाएंगे. 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 एंड -13. ठीक है. अब आपके सामने होता है फॉर्मूला ax इक्वल्स टू b और x इक्वल्स टू a इनवर्स b. और आप ये देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि x इक्वल्स टू a इनवर्स b आता कैसे है. ठीक है स्टूडेंट्स. अब हमें समझ में आता है कि x का मतलब है क्या? वेरिएबल्स x y z. a इनवर्स आपके पास आ चुका है एंड b जो ये कांस्टेंट वैल्यूज इक्वेशंस की गिवन है, दिस इज b. तो हम लोग क्या करते हैं? इसको यहां सॉल्व करते हैं बच्चे. x y z into a inverse. This is 0 -2 -1 195 -2 -23 and -13. ओके. b वैल्यू मैंने हटा दी. अच्छा, ये b का वैल्यू हटा दिया. इट इज 11 -5 -3. मल्टीप्लाई करते हैं. रो 2 कॉलम होता है तो आ जाइए 0 -5 एंड +6. उसके बाद -22 एंड -45 आ जाएगा और +69. इट्स -11 -25 इट्स 39. तो कैसा होगा ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और अच्छा ये माइनस का 25 आएगा पहले और ये आ जाएगा जी 3. टोटलिंग कर लेना x y एंड z ऑन कंपेयरिंग. तो x इज 1, y 2 एंड z इज 3. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 15 है जो उसने कहा था कि भाई पहले इससे इनवर्स लाना है, उसके बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है. इस तरह से करते हैं. ये कुछ क्वेश्चंस में ऐसा कर देते हैं और ऐसा क्वेश्चन ही लॉजिकल वो देता है. सिंपल वाला भी दे सकता है लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को भी दे देता है स्टूडेंट्स. ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ें, समझें और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें. थैंक यू. और आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर करते रहिए, लाइक करते रहिए. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.